करीब 25-26 साल का एक लड़का अपने सामने खड़े लड़के को गुस्से से घूर रहा था। गोरा रंग, गहरी काली आंखें, जो इस समय गुस्से से पूरी तरह से लाल हो रखी थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर इस समय ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी अपने सामने खड़े इंसान को जलाकर राख कर देगा। वो सामने खड़े लड़के से गुस्से में बोल रहा था, लड़का, ये सब क्या है? तुम्हें पता था ना कि ये डील हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी। मैंने बार बार तुमसे कहा था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मोहन, अगर काम करना इतना ही मुश्किल लगता है तुम्हें, तो आराम से अपने घर में जाकर बैठो। क्यों यहाँ अपना और इस कंपनी का समय खराब कर रहे हो? मोहन डरते हुए, सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि हमारी प्रेजेंटेशन गुप्ता कंपनी के हाथ कैसे लगी। मैंने तो हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। लड़का गुस्से से अपने सामने रखे मेज पर हाथ मारते हुए, वो तो दिखाई दे रहा है कि कितने अच्छे से तुमने ख्याल रखा था। गलती मेरी ही है। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें देनी ही नहीं चाहिए थी। अब तुम जाओ यहाँ से। उस लड़के के इतना कहते ही मोहन जल्दी से उसके केबिन से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने चैन की सांस ली। दूसरी तरफ मोहन के बाहर जाते ही उस लड़के ने किसी को फ़ोन लगाया। लड़का, हेलो अर्जुन, पता करो एमएस कंपनी में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने यहाँ की खबर गुप्ता कंपनी तक पहुँचाई है, और ये काम कल तक हो जाना चाहिए। कल तक वो गद्दार मेरे सामने होना चाहिए। अर्जुन, जी सर, हो जाएगा। अर्जुन से बात करके उस लड़के ने अपना फ़ोन मेज पर पटक दिया और खुद जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो खिड़की के पास खड़ा ही था कि तभी पीछे से आकर एक लड़के ने उससे कहा, दूसरा लड़का, लगता है आज फिर मौसम कुछ ज़्यादा ही गर्म है। उस लड़के की आवाज़ सुनकर खिड़की के पास खड़ा लड़का पलटा और अपने सामने खड़े लड़के को देखकर बोला, लड़का, अरे अर्नब, तुम कब आए? अर्नब, बस अभी आया हूँ। तुम बताओ क्यों इतना गुस्सा करते हो? तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता तुम वही से मल्होत्रा हो जिसका गुस्से से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और आजकल गुस्सा हर समय तुम्हारी नाक पर रहता है। क्यों करते हो इतना गुस्सा? 2 साल गुजर गए पर तुम अब भी वही हो। भूल क्यों नहीं जाते सब कुछ? शिव, नफरत और गुस्से से, किसने कहा कि मैं अभी भी वही हूँ और मुझे सब याद है? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना समय है कि मैं उन लोगों को याद करने में खराब करूँ जिनकी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है? अर्नब, अच्छा तू सच में सब कुछ भूल गया है? किसे पागल बना रहे हो? मुझे मत भूलो कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। अगर तुम उसे भूल ही गए हो तो तुम्हारी कंपनी में आने वाले एम का क्या मतलब है? शिव, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में एम का क्या मतलब चल रहा है, पर मेरी कंपनी का पूरा नाम शिव मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अर्नब, सिर्फ दुनिया के लिए तुम्हारी कंपनी का पूरा नाम शिव मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लेकिन असल में इस कंपनी का पूरा नाम शिव माही कंस्ट्रक्शन कंपनी है। माही का नाम सुनते ही एक बार फिर शिव की आंखों के सामने 2 साल पहले हुई बातें घूम गईं। उसने अर्नब की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, शिव, बस अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। शिव को इतने गुस्से में देखकर अर्नब ने भी बात को वहीं खत्म करना बेहतर समझा। उसने बात को बदलते हुए कहा, अर्नब, चलो घर चलते हैं। बहुत समय हो गया आंटी के हाथ का खाना खाए हुए। अर्नब की बात मानकर शिव भी उसके साथ घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में अर्नब शिव का मूड ठीक करने के लिए हंसी मजाक करता है, जिससे शिव का मूड भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद शिव ने एक बड़े से बंगले के सामने अपनी कार रोकी, जिसके नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मल्होत्रा हाउस। गाड़ी से उतरकर दोनों अंदर की तरफ चल दिए। जैसे ही दोनों अंदर हॉल में पहुंचे, उन्हें सामने ही सुमन जी, शिव की माँ, सोफे पर बैठी दिखाई दी। अर्नब और शिव दोनों उनकी तरफ चले गए। जैसे ही सुमन जी की नज़र शिव पर पड़ी तो वो हैरानी से शिव से बोली, सुमन जी हैरानी से, आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम आज इतनी जल्दी घर आ गए? फिर जैसे ही उनकी नज़र अर्नब पर पड़ी तो वो उससे बोली, सुमन जी, अरे अर्नब बेटा, तुम, अब समझ में आया
आज ही इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद आए हो। अर्नब, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और इतने दिनों के बाद आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप तो जानती ही हैं कि एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा, बस वहीं समय लग गया। सुमन जी, अच्छा भाई साहब और भाभी कैसे हैं? अर्नब, माँ और पापा भी बिल्कुल ठीक हैं। अब आप सारी बातें ऐसे ही करेंगे या मुझे कुछ खिलाएंगी भी? पता है आपको, मैंने आपके खाने को कितना याद किया, खास तौर पर आपके हाथ के बने गाजर के हलवे को। सुमन जी, झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए, अच्छा मतलब तुम्हें सिर्फ खाने की याद आई, खाना बनाने वाले की नहीं? अर्नब, अरे आंटी, आप तो नाराज हो गई। मैंने कब कहा मुझे आपकी याद नहीं आई? अब आपकी याद आई तभी तो आपके बने खाने की याद आई। सुमन जी मुस्कुराते हुए, बातें बनानी तो कोई तुमसे सीखे। तुम शिव के कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना बना देती हूँ, और तुम्हारे लिए स्पेशल गाजर का हलवा भी। इतना कहकर सुमन जी रसोई घर की तरफ चली गईं और अर्नब शिव के कमरे की तरफ चला गया। शिव तो पहले ही अपने कमरे में चला गया था। अर्नब जैसे ही शिव के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा शिव बालकनी में खड़ा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अर्नब भी उस तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही शिव के कंधे पर हाथ रखा तो शिव उसे देखकर एकदम से चौंक कर बोला, शिव, तुम कब आए? अर्नब, जब तुम किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे, क्यों खुद को इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हो? भूल क्यों नहीं जाते उसे? जब उसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुम क्यों उसके लिए इतनी तकलीफ सह रहे हो? वो तो कब की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, खुश होगी अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ, और तुम आज तक उसके लिए आंसू बहा रहे हो। शिव आंखों में आंसू लाते हुए, क्या करूं मैं खुद उससे नफरत करना चाहता हूँ, बेइंतहा नफरत, पर क्या करूँ ये जानते हुए भी कि उसने मेरे प्यार का मजाक बनाया था, सबके सामने मेरे प्यार को जलील किया था। मैं उससे नफरत नहीं कर पा रहा। हर पल दिमाग में बस यही ख्याल आता है, क्या सच में उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या इन 2 सालों में एक बार भी उसे मेरी याद नहीं आई? अर्नब, तू अब भी इस बारे में ये सब सोच रहा है? याद है ना कैसे वो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह गई थी कि उसने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था? कैसे वो तुम्हें शादी के मंडप में ही छोड़कर चली गई थी? इसलिए कह रहा हूँ, भूल जाओ उसे, मत बहा अपने आंसू उसके लिए। उसे तेरे इन आंसुओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ इतना भी आसान नहीं है उसे भूलना। अर्नब, मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकता हूँ शिव, पर तू ही बता, तू आखिर कब तक अपने अतीत के कारण अपने वर्तमान और भविष्य को खराब करता रहेगा? शिव, इस सवाल का जवाब तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। अर्नब, तो इसका जवाब मालूम कर और खुद को इस तकलीफ से आज़ाद कर। चल अब बाहर चल, आंटी ने खाना बना लिया होगा। शिव हाँ में सर हिलाता है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सुमन जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था तो सब मिलकर खाना खाते हैं। अर्नब तो खाने की तारीफ करता ही नहीं थकता। खाना खाने के बाद कुछ देर बातें करके अर्नब अपने घर चला जाता है और बाकी सब भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह सुमन जी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थीं कि तभी पीछे से एक लड़की ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। गोरा रंग, भूरी आंखें, कमर तक आते काले खुले बाल और लाल रंग की घुटनों तक फ्रॉक पहने वो लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। उसके ऐसे अचानक से गले लगने पर सुमन जी एकदम से चौंक गईं, पर जैसे ही उन्होंने उस लड़की की आवाज़ सुनी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, सुमन जी, अरे अलीसा, तुम कब आई कनाडा से? जी हाँ, ये है अलीसा, शिव के बचपन की दोस्त। अलीसा 2 साल पहले अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा चली गई थी और कल ही वापस आई है। अलीसा मुस्कुराते हुए, मैं कल ही वापस आई हूँ और आज आप सबसे मिलने चली आई। सुमन जी, ये बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम आज ही हम सबसे मिलने चली आई। अगर मुझे पता चलता कि तुम कनाडा से वापस आ गई हो और मुझसे मिलने भी नहीं आई तो मैं तुमसे नाराज हो जाती। अलीसा सुमन जी के गले में बाहें डालकर, और आपको लगता है
कि मैं आपको नाराज होने देती। सुमन जी उसके गाल छूते हुए, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी बच्ची है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसे ज़्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता। अच्छा ये बता कैसी है तू? पूरे 2 साल बाद देख रही हूँ तुझे। अलीसा अपने हाथ फैलाकर खड़ी होती हुई, खुद ही देख लीजिए कैसी हूँ मैं, आपके सामने ही हूँ। सुमन जी अलीसा की इस हरकत पर मुस्कुराकर रह जाती हैं। अलीसा उनसे पूछती है, अलीसा आप बताइए आप कैसी हैं और शिव कैसा है? सुमन जी कैसा होगा, तुम तो सब जानती ही हो। जब से उस लड़की ने मेरे बच्चे के साथ वो सब किया है वो टूट सा गया है। हर समय हंसी मजाक करने वाला मेरा बच्चा अब चुप चुप सा रहने लगा है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो लड़की मेरे शिव की जिंदगी में आई थी। उसने जो किया उसके लिए भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। माही का जिक्र आते ही अलीसा की आंखों में एक अजीब सा भाव उतर आया, जिसे देखकर ये कह पाना मुश्किल था कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा था। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सुमन जी से कहा, अलीसा आप चिंता मत कीजिए आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, देखना अब मैं सब ठीक कर दूंगी। सुमन जी मुस्कुराते हुए, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक तुम ही तो हो जो मेरे बच्चे को पहले की तरह बना सकती हो, उसकी जिंदगी में खोई हुई खुशियाँ वापस ला सकती हो। शिव अपने कमरे में है, तुम जाकर उससे मिल लो। फिर अलीसा शिव से मिलने उसके कमरे की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वह शिव के कमरे में पहुंचती है तो देखती है शिव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अलीसा जैसे ही शिव को देखती है तो वो उसी में खो जाती है। उसे ये भी ख्याल नहीं रहता कि इस वक्त वो दरवाजे पर ही खड़ी है। जैसे ही शिव की नज़र अलीसा पर पड़ती है तो वो उससे कहता है, शिव अरे अलीसा तुम कब आई और तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। पर अलीसा शिव में इस कदर खोई हुई थी कि उसे शिव की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। जब अलीसा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो शिव उसके पास गया और उसे हिलाते हुए पूछा, शिव क्या हुआ, कहाँ खो गई? शिव के हिलाने पर अलीसा एकदम से चौंक गई। उसने चौंकते हुए पूछा, अलीसा क्या हुआ? शिव यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ पर तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही। क्या हुआ, कहाँ खो गई थी इतना? अलीसा मैं कहीं भी नहीं, वो तो तुमसे इतने समय बाद मिल रही हूँ ना, तो बस ऐसे ही तुम्हें देख रही थी। फिर बात बदलते हुए, कैसे हो तुम? से मुस्कुराते हुए, मैं तो अच्छा हूँ, और अब तो तुम भी वापस आ गई हो तो तुम्हें देखकर और अच्छा हो गया हूँ। अलीसा ताना मारते हुए, रहने दो, अगर मुझे देखकर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है तो इन 2 सालों में कभी तो तुम मुझसे बात करते। खुद से फ़ोन करना तो दूर, तुम तो कभी मेरे फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाते थे। शिव ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती ही हो कि भाई पुणे शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में कंपनी की सारी जिम्मेदारी अकेले पापा पर आ गई थी तो मैंने उनके साथ कंपनी ज्वाइन कर ली और काम करते करते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अलीसा अच्छा अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। तो अब अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे ऑफिस ही पहुँच जाया करूँगी तुमसे बात करने। फिर मुझे मत कहते रहना कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। शिव उसकी इस बात पर बस मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों नीचे चले जाते हैं। नाश्ता करने के बाद शिव ऑफिस के लिए निकल जाता है और अलीसा अपने घर के लिए निकल जाती है। घर आने के बाद भी अलीसा शिव के बारे में सोच ही रही थी। वो उसके साथ बिताए एक एक पल को याद करके खुद से ही कहती है, अलीसा पता नहीं तुम कब समझोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जब से मैंने प्यार का मतलब जाना है तब से हर पल हर घड़ी सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। फिर चेहरे पर गुस्सा लाते हुए, पर तुम्हें तो कभी मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया। जो जगह तुम्हारे दिल में अपने लिए देखना चाहती थी वो तुमने उस माही को दे दी। पर तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा उसे मैं उसकी औकात अच्छे से याद दिलाऊंगी, जैसे उस माही को उसकी औकात याद दिलाई थी। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। इतना कहकर अलीसा के चेहरे पर सातिर मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ से ऑफिस पहुंचकर अर्जुन को फोन करके उस गद्दार के बारे में पूछता है। शिव
कुछ पता चला उस गद्दार के बारे में? अर्जुन: जी सर, मिस्टर त्रिपाठी ही वो शख्स है जो आपकी कंपनी की जानकारी गुप्ता कंपनी तक पहुंचाते हैं। अर्जुन से बात करने के बाद शिव मिस्टर त्रिपाठी को अपने केबिन में बुलाता है और उन्हें कंपनी से बाहर निकाल देता है। मिस्टर त्रिपाठी उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं, पर शिव पर इन सब का कोई असर नहीं होता। अगर वह पहले वाला शिव होता तो शायद एक बार के लिए मिस्टर त्रिपाठी को माफ कर देता, पर इस शिव को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से नफरत थी तो वो थी धोखे से। मिस्टर त्रिपाठी के वहां से चले जाने के बाद शिव अपने काम में इस कदर खो गया कि उसे पता ही ना चला कब शाम हो गई। रात को जब सब खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए तो राजीव जी, शिव के पिता ने शिव से कहा, राजीव जी, शिव कल तुम्हें एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में देहरादून जाना होगा। पहले तो मैं खुद ही जा रहा था, पर मेरी तबीयत खराब होने के कारण अब तुम्हें जाना होगा। शिव: जी पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। राजीव जी: ठीक है, मैं अनुराग, राजीव जी का दोस्त, से बात करता हूँ, वो तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगा। शिव: पापा, उन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं होटल में रह लूँगा। राजीव जी: इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, और वैसे भी अगर उसे पता चला कि तुम देहरादून आए थे और होटल में रुके थे तो वो मुझ पर ही गुस्सा करेगा, इसलिए मैं उससे बात कर लूँगा और तुम इस डील के फाइनल होने तक उनके घर में ही रहोगे। शिव: ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद सब ने अपना खाना खत्म किया और सोने चले गए। अगली सुबह शिव देहरादून के लिए निकल गया। फ्लाइट में बैठे उसकी नज़र एक कपल पर चली गई जो दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें देख शिव को एक बार फिर माही की याद आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही उसके सामने माही के साथ बिताया एक एक पल याद आने लगा। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चलेगी। अब भाई आप लोग इस कहानी के हीरो से तो मिल लिए, अब बारी है हमारी हीरोइन माही से मिलने की और उसे जानने की। MJS कॉलेज मुंबई, काल्पनिक नाम। शिव: क्या यार अर्नब, अलीसा, तुम दोनों ने पहले ही दिन कॉलेज के लिए देरी करवा दी। अर्नब अपने हाथ खड़े करते हुए: भाई इस इल्जाम से मुझे तो दूरी रख, ये सब इस अलीसा की मेहरबानी है। मैं तो कब का इसे लेने के लिए इसके घर पहुंच गया था, पर इसका मेकअप ही पूरा नहीं होने का नाम ले रहा था। इसे तैयार होते देख लग रहा था कि ये कॉलेज के लिए नहीं बल्कि अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है। अलीसा अर्नब को घूरते हुए: तुम तो कुछ बोलो ही मत, और खासकर मेरे मेकअप के बारे में। आज कॉलेज का पहला दिन है तो अच्छा दिखना तो बनता ही है ना। अर्नब उसे चिढ़ाते हुए: हाँ, अच्छे दिखकर जैसे बड़े लड़के तेरे आगे पीछे घूमने वाले हैं। अलीसा मुंह बनाते हुए: मुझे घुमाने भी नहीं हैं। अर्नब अपने कंधे उचकाकर: तो फिर क्या फ़ायदा इतना सब झंझट करने का। अलीसा उसे घूरते हुए: मेरा मेकअप मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो कुछ बोलने वाले। शिव झुंझलाते हुए: अब अगर तुम दोनों की महाभारत खत्म हो गई हो तो चलें अंदर। शिव को गुस्से में देखकर वो दोनों चुप हो गए और चुपचाप शिव के पीछे पीछे अपनी कक्षा की तरफ जाने लगे। इससे पहले कि वो कक्षा में पहुंचते, शिव अपने सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गया, जिस वजह से शिव और उस लड़की की किताबें नीचे गिर गईं। इससे पहले कि शिव उसे कुछ बोलता, वो लड़की ही उस पर बरस पड़ी। लड़की: ओह मिस्टर, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? सामने से आ रही लड़की: तुम्हें दिखाई नहीं देती? एक तो मुझे पहले ही देर हो रही है, ऊपर से तुमने मेरी सारी किताबें नीचे गिरवा दी। शिव उस लड़की की तरफ देखता है। गोरा रंग, झील सी गहरी आंखें, कमर तक लहराते बाल जिनकी उसने चोटी बना रखी थी, सलवार कमीज पहने हुए और मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। देखने में तो वो काफ़ी मासूम लग रही थी, पर जिस तरह से वो शिव में उलझी हुई थी उससे शिव को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उससे बोला: शिव, अगर मेरे बटन हैं तो आंखें तो भगवान ने तुम्हें भी नहीं दी हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं रास्ते भर लड़कियों को देखते हुए जाता हूँ जो मुझे पता होता कि तुम सामने से आ रही हो। लड़की: फिलहाल ना मुझे देर हो रही है, वरना मैं तुम्हें बताती कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। अभी मेरे पास तुम्हें सुनाने का समय नहीं है, तो चुपचाप मेरी किताबें उठाकर दो और चलते बनो। शिव बिना कुछ बोले नीचे बैठ जाता है और किताबें उठाने लगता है। अर्नब और अलीसा उसे ऐसा करने से रोकते हैं,
पर शिव उन्हें हाथ के इशारे से चुप करवा देता है। तो वो दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वो लड़की भी अपनी जीत का सोचकर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। कुछ समय बाद शिव किताबें उठाकर खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। तो वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है, लड़की, ओए, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी किताबें तो वापस कर जाओ। शिव जमीन की तरफ इशारा करते हुए, वो रही तुम्हारी किताबें, अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दो और उन्हें खुद उठा लो। ये जो किताबें मेरे हाथ में हैं ये मेरी हैं। लड़की गुस्से में, ये क्या बदतमीजी है? मेरी किताबें तुम्हारी वजह से गिरी हैं तो उन्हें तुम ही उठाकर दोगे? शिव अजीब मुस्कान के साथ, अब अगर तुम्हें वहम पालना ही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुलेट की रफ्तार से तुम आई और आकर मुझसे टकरा गई, फिर भी मुझे ही सुना रही हो और उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अर्नब और अलीसा की ओर देखते हुए, चलो अर्नब, अलीसा चलते हैं। अर्नब और अलीसा उस लड़की की बेइज्जती पर हंसने लगते हैं और फिर शिव के साथ वहां से चले जाते हैं। वो लड़की शिव को रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। हार कर वो लड़की खुद ही अपनी किताबें उठाती है और गुस्से में कहती है, लड़की, कॉलेज के पहले दिन ही इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर फिलहाल कक्षा में जाना जरूरी है। इसके बाद वो लड़की भी कक्षा में चली जाती है। उन चारों ने ही बीकॉम में दाखिला लिया होता है। तो शिव अपनी किताब निकालता है पर उसमें लिखे माही के नाम को देखकर वहीं रुक जाता है। तो अर्नब धीरे से हंसते हुए उससे कहता है, अर्नब, किताब का पहला पार्ट पढ़ना है ना, कि पहला पन्ना? कब तक अपने नाम वाले पन्ने को घूरता रहेगा? शिव उसे घूरते हुए वो पन्ना दिखाकर, मैं अपने नाम को नहीं घूर रहा, बल्कि ये किसकी किताब है ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर माही लिखा है और मैं तो किसी माही को जानता भी नहीं। अर्नब कुछ देर सोचने के बाद, अरे ये माही वही लड़की होगी जो कक्षा में आते समय तुझसे टकरा गई थी। याद है तुम दोनों की किताबें नीचे गिर गई थीं और हो सकता है कि तू जल्दबाजी में उसकी किताब उठा लाया हो सकता है क्या? पक्का ऐसा ही हुआ है। तेरे पास उसकी किताब है और उसके पास तेरी। चल कोई बात नहीं, फिलहाल इसी से पढ़ ले, बाद में उससे अपनी किताब वापस ले लेना। शिव अपना माथा पीटते हुए, मतलब फिर से उससे बात करनी पड़ेगी? अर्नब हंसते हुए, अगर इशारों में समझा सकता है तो इशारों में समझा देना, क्योंकि हमें तो अपनी किताब वापस लेने से मतलब है। शिव उसे घूरते हुए, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अलीसा उन्हें डांटते हुए, अब तुम दोनों ने क्यों महाभारत लगा रखी है? पहले दिन ही क्लास से बाहर निकलकर अपनी इज्जत का कचरा करवाना है क्या? अभी के लिए चुप हो जाओ, जो भी दिक्कत है उससे बाद में निपटते हैं। शिव और अर्नब को अलीसा की बात सही लगती है, इसलिए वो दोनों चुप हो जाते हैं। उधर वो लड़की यानी कि माही पहले पन्ने पर ध्यान नहीं देती और वो जरूरी पंक्तियों पर हाइलाइटर की मदद से हाइलाइट कर देती है। जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो माही घर जाने लगती है कि तभी से पीछे से उसे माही कहकर आवाज़ देता है। तो माही उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि माही ने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। माही ये सोच ही रही थी कि आखिर शिव को उसका नाम कैसे पता चला, कि तभी शिव उसके पास आया और उसे कहीं खोए हुए देखकर उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला, शिव, कहाँ खो गई? तुम्हें खुली आंखों से भी सपने देखने की आदत है क्या? माही उसे घूरते हुए, सपने हमेशा खुली आंखों से ही देखने चाहिए ताकि पूरे हो सकें। वैसे भी फिलहाल मैं कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि सोच रही थी। शिव उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में, ओह, तो तुम सोचती भी हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हारा ऊपर का माला खाली ही है। माही उसे उंगली दिखाते हुए, सुबह की बहस अधूरी छोड़कर मन नहीं लग रहा क्या तुम्हारा, जो फिर से मेरा रास्ता रोककर मुझे गुस्सा दिला रहे हो? तुम्हारे पास इतना खाली समय होगा, पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे उलझती रहूं। मेरे घर में सबको मेरी फिक्र है और सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शिव हंसते हुए, इंतजार तो करेंगे ही, क्योंकि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं उससे उन बेचारों को डर लगा रहता होगा कि कहीं तुम्हें कोई पागल खाने वाला उठाकर ना ले जाए। माही, तुम समझते क्या हो खुद को? सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते, जो बार बार अपनी ये बेकार सी शक्ल लेकर मेरे सामने आ जाते हो। शिव उसे घूरते हुए,
ओ हेलो, बेकार शक्ल होगी तुम्हारी। मेरी शक्ल तो बहुत बढ़िया है। पता भी है कितनी लड़कियां मुझ पर मरती हैं। माही हंसते हुए, लगता है उन सब की आंखें खराब हो गई हैं, जो वो सब तुम जैसे उल्लू पर मरती हैं। शिव, तुमने मुझे उल्लू कहा? मुझे शिव मल्होत्रा को? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बंदरिया कहीं की। माही उसी अंदाज में, तुमने मुझे बंदरिया कहा? मुझे माही द ग्रेट को? छोड़ूंगी तो अब मैं तुम्हें नहीं। शिव हंसते हुए, हा हा हा, ग्रेट, और वो भी तुम? कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तुमने। शिव और माही ऐसे ही छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। अर्नब और अलीसा अब तक उनके झगड़े का आनंद ले रहे थे, पर अलीसा से माही द्वारा शिव की बेइज्जती करना बर्दाश्त नहीं होता। तो वो गुस्से में माही से कहती है, अलीसा, ए लड़की, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब अगर तुमने शिव के बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माही, पहली बात तो ये है कि मेरा नाम ए लड़की नहीं माही है। जब तुम्हारे इस लंगूर दोस्त ने मुझे मेरे नाम से बुलाया था, तब क्या तुमने अपने कान किसी को किराए पर दे रखे थे जो तुम्हें मेरा नाम सुनाई नहीं दिया? और दूसरी बात, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? कहीं तुम भी तो उन लड़कियों में नहीं आती जिनकी आंखें खराब हैं और इस उल्लू पर मरती हैं? वैसे अगर ऐसा है तो बढ़िया है, अच्छी जोड़ी है, एक उल्लू और दूसरी। माही उसके इतने मेकअप को देखकर पहले तो उसका भी कोई नाम रखने लगती है, पर जानबूझकर अपनी बात को अधूरा छोड़ देती है, क्योंकि उसका अलीसा के लिए इतना बोलना ही काफ़ी था, जिससे उसके मुंह के तोते उड़ गए। वो माही से कुछ ना बोलकर शिव से बोली, अलीसा, देख रहे हो शिव, ये लड़की किस तरह से मेरी भी बेइज्जती कर रही है। शिव, तुम्हें इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की को कितनी अक्ल है ये तो हमने देख ही लिया है। माही, जब पता है कि मुझ में अक्ल नहीं है तो मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? शिव, मुझे ना तो तुम्हारा रास्ता रोकने में और ना ही तुम्हारा नाम पता करने में कोई दिलचस्पी है। फिर उसे उसकी किताब थमाते हुए, ये तुम्हारी किताब गलती से मेरे पास आ गई थी, सो इसलिए मुझे तुम्हारा नाम पता चला और अपनी किताब वापस लेने के लिए मुझे तुमसे बात करनी पड़ी, वरना मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। माही शिव से वो किताब लेती है और फिर अपने पास मौजूद किताब का पहला पन्ना देखती है जिस पर शिव लिखा हुआ था। माही वो किताब शिव को वापस दे देती है। अपनी किताब माही से वापस लेकर शिव वहाँ से चला जाता है। अर्नब और अलीसा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। माही भी अपनी किताबें समेटती है और खुद से कहती है, माही, कितना अकड़ू है ये और इसके दोस्त। भगवान करे कि दोबारा कभी इन तीनों से उलझना ना पड़े, वरना ये तीनों तो सच में मुझे पागल करके छोड़ेंगे। एक से बढ़कर एक नमूना है इनके ग्रुप में। इसके बाद माही भी अपने घर के लिए निकल जाती है। शिव और उसके साथियों से उलझने के चक्कर में माही को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। जैसे ही माही घर पहुंचती है तो उसकी मामी कमला जी उससे पूछती हैं, कमला जी, बेटा आने में इतनी देर कैसे हो गई? कहीं रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अगर तुम 2 मिनट और ना आती तो मैं और तुम्हारे मामा जी को फ़ोन करके उन्हें तुम्हें लेने के लिए कॉलेज भेजने ही वाली थी। माही उनके गले में अपनी बाहें डालते हुए, ओह मेरी प्यारी मामी, आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैं पहली बार थोड़े ही मुंबई आई हूँ। बचपन से ही अपनी छुट्टियों में आपके पास ही तो आती थी, और आप सबने मुझे मुंबई इतना घुमा रखा है कि लगता है जैसे मुंबई में ना होकर अभी भी देहरादून में ही हूँ। यहाँ की गलियों से इतनी दोस्ती हो गई है मेरी। कमला जी उसके सर पर चपत लगाते हुए, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब बातों से ही पेट भरना है या कुछ खाना भी है? जब घड़ी में देखा कि तेरे वापस आने का समय हो गया है, मैंने तुरंत तेरे लिए खाना बना दिया था। माही मुस्कुराते हुए, मामी, आप मुझसे जितना प्यार करती हैं उस वजह से मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होती। कमला जी उदास होकर, अब अगर तुझसे प्यार नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? भगवान ने शायद इसीलिए मेरी कोख सूनी रखी है, क्योंकि उन्होंने तेरी जैसी प्यारी बेटी मुझे देनी थी। माही, मुझे माफ़ करना मामी, फिर से मैंने आपका दिल दुखा दिया। कमला जी खुद को संभालते हुए, अरे पगली, तू कभी मेरा दिल दुखा सकती है क्या? चल अब ये सब छोड़ और जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा। माही हाँ में सर हिलाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माही वैसे तो देहरादून की रहने वाली है,
पर शुरू से ही उसका अपने मामा मामी से खास लगाव रहा है। कमला जी और सचिन जी की अपनी कोई औलाद नहीं है, तो उन्होंने भी शुरू से ही माही को अपनी बेटी की तरह माना है और उसके उज्जवल भविष्य के लिए वो उसे 12वीं की पढ़ाई के बाद अपने साथ मुंबई ले आए और यहीं के कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। कुछ समय बाद माही हाथ मुंह धोकर वापस हॉल में आती है और खाना खाने लगती है। कमला जी उससे उसके कॉलेज के बारे में पूछती है तो माही उन्हें शिव से हुई बहस के अलावा बाकी सब कुछ बता देती है। उधर जब शिव और अर्नब अलीसा को उसके घर छोड़कर शिव के घर पहुंचते हैं तो सुमन जी उन दोनों का स्वागत करते हुए कहती हैं, सुमन जी, आ गए मेरे बच्चों, अलीसा नहीं आई तुम्हारे साथ? शिव, नहीं माँ, उसे हम घर छोड़ आए हैं, उसे कुछ काम था। सुमन जी, चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों बताओ कैसा रहा तुम दोनों का कॉलेज का पहला दिन? अर्नब, आंटी बस पूछिए ही मत, कॉलेज का पहला दिन तो हमें सारी जिंदगी याद रहेगा। सुमन जी हंसते हुए, क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया पहले दिन ही? शिव जल्दी से बीच में बोलते हुए, कुछ नहीं माँ, बस पहले दिन ही हम देरी से पहुँचते पहुँचते बचे, तो बस इसलिए अर्नब ऐसा कह रहा है। अर्नब को आंखें दिखाते हुए, क्यों है ना अर्नब? अर्नब डरते हुए, जी आंटी यही बात है। सुमन जी जोर से हंसते हुए, क्या तुम दोनों भी? मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्या हो गया। शिव, माँ आपको पता तो है इस अर्नब का, चलिए आप इन बातों को छोड़िए और जल्दी से खाना लगा दीजिए, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सुमन जी मुस्कुराते हुए, ठीक है, तुम दोनों हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अर्नब, आंटी आप शिव के लिए खाना लगाइए, मैं फिर कभी खाने आ जाऊंगा, अभी मुझे घर जाना है। सुमन जी, अरे खाना तो खाकर जा। अर्नब बाहर की तरफ जाते हुए, फिर कभी पक्का आंटी। सच तो ये था कि अर्नब शिव की घूर से बचने के लिए जल्द से जल्द वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझता है। शिव भी इस बात को समझ जाता है और मुस्कुराकर अपने कमरे में चला जाता है। खाना खाने के बाद शिव कुछ देर आराम करता है और फिर शाम को पढ़ने बैठ जाता है। जब पढ़ाई करते समय वो अपने अकाउंट की किताब पर हाईलाइट की पंक्तियों को देखता है तो झल्लाते हुए खुद से कहता है, शिव ये सब क्या है, इस पर ये कलाकारी किसने कर दी? फिर जैसे ही उसे याद आता है कि ये किताब माही के पास थी तो वो गुस्से में अपना सर पकड़ लेता है। ये लड़की ना पता नहीं क्यों चुंबकी बनती जा रही है मेरी जिंदगी की। जितना सोचता हूँ इससे आमना सामना ना करना पड़े, उतना ही मुझे उससे मिलना पड़ता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने उस कॉलेज में दाखला लिया और ये मेरी ज़िंदगी में आई। कल तो इसे छोड़ूंगा नहीं। जो कलाकारी इसने मेरी किताब पर की है ना, मैं उसे बदला लेकर रहूँगा उससे। इसी सोच के साथ शिव एक बार फिर से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाता है। उधर माँ ही समय मिलते ही अपने मम्मी पापा को फ़ोन करती है और उनसे बात करती है। माही, हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? निर्मला जी माही की माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? माही, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पापा और आयुष कैसे हैं? निर्मला जी, वो दोनों भी अच्छे हैं। आयुष तो तुम्हें ही याद करता रहता है और कहता है कि मेरी दोनों दीदियाँ ही मुझसे दूर चली गईं। माही, अच्छा आप मेरी उससे बात करवाइए, मैं उसे समझाती हूँ। निर्मला जी मोबाइल आयुष को पकड़ा देती हैं, जो कि माही से बात करने के लिए उनके साथ ही बैठा था। अपनी माँ से मोबाइल लेते ही आयुष बुरा सा मुंह बनाकर माही से कहता है, आयुष दी, मैं आपसे गुस्सा हूँ और आपसे बात भी नहीं करूँगा। पहले तो निकिता दीदी पढ़ाई के लिए बाहर चली गईं और अब आप भी चली गईं, मैं यहाँ अकेला रह गया, मुझे कोई अपने साथ लेकर नहीं गया। माही उसे पुचकारते हुए, ओह मेरा प्यारा सा भाई, इतना गुस्सा है मुझसे? बच्चा, अगर मैं या निकिता दीदी तुझे अपने साथ ले आती तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखता? तू तो हमारा बहादुर भाई है ना, जो हमेशा सबका ध्यान रखता है, तो इसीलिए हमने तुझे मम्मी पापा के पास रखा है। जब भी तू बड़ा होकर कॉलेज में जाने लग जाएगा ना, तो तुझे भी हम बाहर पढ़ने भेज देंगे। आयुष, मैं बड़ा ही हूँ दीदी, आप भूल गई कि मैं 10वीं कक्षा में हूँ और 10वीं कक्षा में बच्चे बड़े ही होते हैं। और रही बात कॉलेज की, तो मैं नहीं बाहर जाने वाला, मैं तो मम्मी पापा के साथ रहकर ही पढ़ाई पूरी करूँगा और आप दोनों को भी वापस ले आऊँगा, फिर हम सब साथ में रहेंगे। माही उस पर प्यार लुटाते हुए, क्या बात है,
मेरा भाई तो सच में बड़ा हो गया और उसके साथ ही समझदार भी। अब बस ऐसे ही समझदार रहना और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। और हाँ, मम्मी पापा का भी ख्याल रखना। आयुष: जी दीदी। लीजिए, पापा भी ऑफिस से वापस आ गए हैं तो उनसे भी बात कर लीजिए। इतना कहकर आयुष मोबाइल अपने पापा विकास जी को दे देता है और खुद अपने कमरे में पढ़ाई करने चला जाता है। विकास जी माही से बात करने लग जाते हैं। विकास जी: कैसा है मेरा बच्चा? माही: मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप बताइए कैसे हैं और ऑफिस का दिन कैसा रहा? विकास जी: सब बढ़िया है बेटा, तू बता, तुझे तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है ना? माही: मामा मामी के होते हुए भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? विकास जी: हम ये भी है, इसीलिए तो मैंने तुझे पढ़ने के लिए मुंबई भेज दिया, वरना तुझे तो पता ही है कि। माही उनकी बात बीच में काटते हुए: कि आपको अपनी इस झल्ली बेटी की कितनी फिक्र लगी रहती है, यही कहने वाले थे ना आप? विकास जी हंसते हुए: हम बिल्कुल यही कहने वाला था माही, इसीलिए मैंने खुद ही बोल दिया। अब आपकी बेटी हूँ तो आपकी जैसी भाषा ही बोलूँगी ना। चलिए पापा, अब आप आराम कीजिए, अभी ऑफिस से आए हैं ना तो थक गए होंगे। विकास जी: ठीक है बेटा, तुम भी वहाँ अपना ख्याल रखना और मामा मामी को ज़्यादा परेशान मत करना। माही अपने पापा की बात का समर्थन करती है और फिर फ़ोन रख देती है। रात को खाना खाते समय माही के मामा सचिन जी भी माही से कॉलेज के विषय में पूछते हैं। सचिन जी: और भाई, मेरी लाडो के कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? मन तो लग गया ना वहाँ, और दोस्त बनाया नहीं? माही मुस्कुराते हुए: सब अच्छा रहा मामा जी। और रही दोस्त बनाने की बात, आपको तो पता ही है कि मैं इस चीज़ से परहेज ही करती हूँ। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ तो उसी पर ध्यान देना चाहती हूँ। वैसे आज एक लड़की दिव्या से मुलाकात हुई थी और वो भी मुझे अच्छे ख्यालात की लगी, तो अगर दोस्ती हुई उससे ही होगी। सचिन जी: हाँ गुड़िया, मुझे सब पता है, पर फिर भी ज़्यादा ना सही एक दोस्त तो होना ही चाहिए ताकि पढ़ाई में भी मदद हो सके, कॉलेज में मन भी लगा रहे। माही हाँ में सर हिला देती है और फिर सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब माही कॉलेज पहुंचती है तो वहां शिव और उसके दोस्तों को खड़े देखती है। वो उन्हें नज़रअंदाज करके कक्षा में जाने लगती है, पर शिव उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अलीसा और अर्नब को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, तो माही के साथ साथ वो दोनों भी शिव को हैरानी से देखने लगते हैं। माही को शिव द्वारा अपना रास्ता रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो शिव को घूरते हुए उससे कहती है: माही, ये क्या बदतमीजी है, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? देखो, कल कॉलेज के पहले दिन ही तुमने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया, पर अब मैं और अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो। शिव तिरछी मुस्कान के साथ: और अगर ना छोड़ूं तो? इससे पहले कि माही कुछ बोलती, अलीसा शिव से कहती है: अलीसा: शिव, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों इससे उलझ रहे हो? अर्नब: अलीसा बिल्कुल ठीक कह रही है शिव, जाने दे माही को। शिव उन दोनों को घूरते हुए: तुम दोनों कुछ देर के लिए चुप ही रहो, मुझे इससे बात करने दो। माही: मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाने दो मुझे यहाँ से। शिव: और अगर ना जाने दूँ तो? माही कुछ सोचते हुए: तो मैं शोर मचाऊंगी और सारे प्रोफेसर्स को यहाँ इकट्ठा करके उन्हें बताऊंगी कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। शिव अपने हाथ बांधते हुए: ठीक है, बुलाओ सबको, ताकि मैं भी उन्हें बता सकूं कि तुमने क्या किया है। माही हैरानी से: मैंने क्या किया है? शिव उसे अपनी अकाउंट की किताब दिखाते हुए: ये कलाकारी। माही किताब को ध्यान से देखकर कुछ याद करते हुए: अच्छा, इसे कलाकारी नहीं, जरूरी चीज़ों को हाईलाइट करना कहते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करने वाले बच्चे ऐसा ही करते हैं। शिव: हाँ, तो अच्छे से पढ़ाई करने वाले बच्चे अपनी किताब पर ऐसा करते हैं, ना कि दूसरों की किताब पर। माही: हाँ, तो मैंने भी इसे अपनी किताबी समझकर ऐसा किया था, इसमें गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम ही मेरी किताब उठाकर ले गए थे, याद है? कल तुमने ही पहले किताबें उठाई थीं। शिव: हाँ, तो अगर तुम मेरे सर पर खड़ी चू चू करती रहोगी तो ऐसा ही होगा ना? पर तुम्हें इसके पहले पन्ने पर इतने बड़े अक्षरों में लिखा मेरा नाम दिखाई नहीं दिया? माही: जब आपको पता हो कि आपके पास आपकी ही किताब है,
क्योंकि आपने अपनी किताब किसी को दी ही नहीं, तो कौन पागल पहले पन्ने पर रुककर अपना नाम पढ़ता है। सिब, मतलब तुम मुझे पागल कह रही हो। माही अपने कंधे उचकाकर, मैंने कब कहा? जो कहा तुमने ही कहा, और तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि इसी बहाने तुम्हारे अच्छे अंक आ जाएंगे। सिब उसे घूरते हुए, तुम्हें मुझ पर यह एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही अच्छे अंक ला सकता हूँ। माही बेपरवाही से, तो लाते रहो, मुझे इससे क्या। और रही बात इस किताब की, तो इसमें कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैंने अपनी किताब पर भी घर जाकर हाईलाइट कर दिया था, वरना तुम्हें अपनी किताब दे देती। अगर फिर भी तुम्हें ज़्यादा ही बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हें नई किताब लाकर दे दूंगी। सिब, मुझे ना तो नई किताब चाहिए और ना ही तुम्हारी किताब चाहिए। माही, तो फिर इस नाटक का क्या मतलब? हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं ना, किसी नाटक मंडली में काम करने वाले नहीं। सिब झुंझलाते हुए, तुम्हें ये नाटक लग रहा है? माही, मुझे क्या, तुम्हारी हरकतों से तुम्हारे दोस्तों को भी ये नाटक ही लग रहा होगा, चाहे तो पूछ लो इनसे। माही की बात सुनकर सिब अलीसा और अर्नब की तरफ देखने लगता है, और इसी बात का फायदा उठाकर माही वहां से भागकर अपनी कक्षा में दाखिल हो जाती है। जब तक सिब को इस बात का एहसास होता है कि वो उसे बुद्धू बना गई है, तब तक देर हो गई होती है, और सिब बेचारा अपने गुस्से की घूंट पीकर रह जाता है और खुद भी कक्षा में चला जाता है। अर्नब और अलीसा भी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हुए सिब के पीछे पीछे चले जाते हैं। माही दौड़कर कक्षा में जाती है तो उसकी सांस फूलने लगती है। जब दिव्या माही को ऐसे देखती है तो वो जल्दी से माही के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाते हुए पूछती है, दिव्या क्या हुआ माही, तुम्हारी सांस ऐसे क्यों फूली है, तुम ठीक तो हो ना? माही अपनी सांस को संयत करने के बाद, हाँ दिव्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मुझे लगा कि कहीं मुझे देर ना हो जाए, बस इसीलिए इतनी जल्दी भाग कर आई हूँ, और इस वजह से मेरी सांस चढ़ गई थी। दिव्या अपना माथा पीटते हुए, क्या यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा पता नहीं ऐसा कौन तुम्हारे पीछे पड़ गया जो तुम इतनी हड़बड़ाई हुई सी कक्षा में आई हो। माही उसकी बात का कोई जवाब न देकर बस मुस्कुरा देती है। वो उसकी और शिव की बहस के बारे में दिव्या को कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अभी माही उसे जानती नहीं थी और इस वजह से वो उस पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर सकती थी। उधर जब शिव और उसके दोस्त कक्षा में आए तो शिव माही की तरफ घूरते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठने लगा। माही ने जब देखा कि शिव उसे ही घूर रहा है तो उसने भी शिव को और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए एक विजयी मुस्कान उसे दे दी, जिससे शिव और भी ज़्यादा चिढ़ गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, शिव मिस माही जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी होने तक मैं कुछ ना कुछ ऐसी योजना जरूर सोच लूँगा जिसके आगे तुम्हारी इस मुस्कान के तोते उड़ जाएंगे। ये सब सोचते हुए शिव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, जिसे अर्नब देख लेता है और उससे कहता है, अर्नब अरे भाई, तेरे चेहरे पर ये इतनी बड़ी मुस्कान क्यों? कहीं तो फिर से माही से उलझने के बारे में तो नहीं सोच रहा? अगर ऐसा है मेरे भाई, इस विचार को यहीं विराम लगा दे। शिव, क्या बात है, तुझे बड़ी चिंता हो रही है उस माही की? अलीसा उसे समझाते हुए, सिर्फ हमें उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी चिंता हो रही है। जरा खुद को देखो, अभी हमें इस कॉलेज में आए हुए 2 दिन हुए हैं और तुम्हारा ध्यान इस कॉलेज में घूमने का ना होकर उस लड़की में ही लगा हुआ है। पहले तुम हमें सब कुछ बताते थे, पर आज उस लड़की से जाकर अकेले ही भिड़ गए और हमें कुछ बताया भी नहीं। सिर्फ मुंह बनाते हुए, तो मैं क्या करूं, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अलीसा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बार बार उससे लड़ने से उसकी हरकतें सही हो जाएंगी? तुम जितना उससे उलझोगे उतनी ही ये बात बढ़ती जाएगी और तुम दोनों की ये लड़ाई बस यूं ही चलती जाएगी। भले ही अलीसा ने शिव के आगे ये बोल दिया था, पर सच तो ये था कि उसे किसी भी लड़की का शिव से बात करना अच्छा नहीं लगता था। माही की तरफ से वो इसलिए निश्चिंत थी क्योंकि शिव और माही के बीच सिर्फ लड़ाई ही होती थी, पर माही बार बार शिव की बेइज्जती कर देती थी। ये बात अलीसा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अलीसा की बातें कुछ हद तक शिव को सही लगी थीं, पर फिर भी वो माही से उलझने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने मौका पाते ही माही की एक किताब को उठाकर खुद के पास रख लिया। उस किताब का लेक्चर पहले ही निकल चुका था, तो
तो माही को इस बारे में पता ही नहीं चला। जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो माही अपनी किताबें समेटने लगी तो उसे अपनी एक किताब कम लगी। तो उसने दिव्या से कहा, माही, दिव्या तुम चलो, मुझे लगता है कि मेरी एक किताब इधर उधर हो गई है तो मैं उसे ढूंढकर फिर चली जाऊंगी। दिव्या, अरे तो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। माही मुस्कुराते हुए, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ वरना देर हो जाएगी। अगर मुझे देरी हुई तो मुझे तो मामा जी लेने आ जाएंगे, पर तुम तो रहती भी पीजी में हो। दिव्या उसकी बात का समर्थन करते हुए, हम कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, और तुम भी ज़्यादा देर यहाँ मत रुकना, क्योंकि थोड़ी देर में पूरा कॉलेज खाली हो जाएगा। माही हाँ में अपना सर हिला देती है और दिव्या वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद माही फिर से अपनी किताब ढूंढने लग जाती है। थोड़ी देर की मशक्क़त के बाद माही को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे माही तुरंत पहुँच लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि शिव ही है। शिव, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही? माही पीछे पलटकर शिव को देखती है। क्या है ये? शिव उसके पास आते हुए, तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो गई है क्या? जो तुम्हें मेरे हाथ में पकड़ी हुई ये किताब दिखाई नहीं दे रही? माही गुस्से में, मेरी आंखों की रोशनी एकदम ठीक है, मेरा मतलब था ये किसकी किताब है? शिव, पहले पन्ने पर नाम पढ़ने का अभिनय करते हुए इस पर किसी माही का नाम लिखा है। माही खुश होते हुए, ये तो मेरी ही किताब है, शुक्र है ये मिल गई। चलो अब जल्दी से मेरी किताब वापस दे दो। माही अपनी किताब लेने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, पर शिव अपना हाथ ऊपर उठा लेता है। भले ही माही की ऊंचाई अच्छी खासी थी, पर 6 फीट लंबे शिव के आगे वो छोटी रह गई, और लाख कोशिशों के बाद भी वो शिव के हाथ से वो किताब नहीं ले पाई। तो वो गुस्से में उससे बोली, माही, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरी किताब वापस क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी किताब को गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था? शिव अलीसा और अर्नब की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर, वैसे मानना पड़ेगा लड़की में दिमाग तो है, देखो कैसे झट से जान गई कि इसकी किताब मैंने ही गायब की है। माही, मतलब ये सब सच में तुमने ही किया था? पर तुमने ये सब क्यों और कब किया था? देखने में तो अच्छे घर के लगते हो, फिर ये चोरी करने की नौबत क्यों आ गई? शिव उसकी किताब उसके हाथ में थमाते हुए, ओ हेलो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। माही अपनी आंखें मटकाते हुए, तो फिर किसी की चीज को बिना बताए उठाने को क्या कहते हैं? शिव बदला। माही हैरानी से, क्या कहा? बदला? पर किस बात का बदला? शिव सुबह जब मैं तुमसे कुछ बात कर रहा था तो तुम मेरी बेइज्जती करके भाग गई थी, उस बात का बदला। तुम्हें यहाँ रोकने के लिए ही मैंने तुम्हारी किताब उठा ली, ताकि तुम उसे ढूंढने के चक्कर में यहीं रुक जाओ। माही सवालिया नजरों से, पर तुमने ये सब किया कैसे? क्योंकि हर समय तो मेरा बैग मेरे पास ही था। सिम मुस्कुराते हुए, आज कोई अपनी नई नवेली सहेली के साथ कैंटीन में गया था और अपना बैग यहीं छोड़ गया था। माही, हाँ मतलब तुम इसी मौके की तलाश में बैठे थे? शिव खुद पर गर्व महसूस करते हुए, बिल्कुल। इससे पहले कि माही कुछ बोलती, उससे पहले ही अलीसा शिव से बोल पड़ी, अलीसा, शिव ये तुम क्या इसके साथ बातें करने में लगे हुए हो? जो मुख्य बात है उस पर ध्यान दो ना, और चलो जहाँ से, बहुत देर हो रही है। अलीसा की बात सुनकर माही को भी समय का ध्यान आता है और वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है, पर शिव जल्दी से आगे जाकर उसका रास्ता रोक लेता है और दरवाजे के दोनों तरफ अपने हाथ टिका देता है ताकि माही बाहर ना जा सके। शिव की इस हरकत से माही एक बार के लिए घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है और उससे कहती है, माही ये सब क्या है? आखिर क्या चाहते हो तुम? शिव मुस्कुराते हुए, अब आई ना तुम असल बात पर। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपनी सारी हरकतों के लिए मुझसे माफ़ी मांग लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। माही खुद को संयत करते हुए, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? शिव, यार तुम्हारी तो याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है लगता है। चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ, कल जो तुम मुझसे टकराई और मुझे इतना कुछ सुनाया और मेरी किताब खराब की और आज भी मुझसे उलझी, इन सब की माफ़ी। माही, हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती? ये सारा रायता तुमने ही फैलाया है, मैं अकेली तो तुमसे टकराई नहीं थी। तुम कौन सा देखकर चल रहे थे
किताबें भी पहले तुमने ही उठाई थीं, तो तुम्हें नाम देखना चाहिए था, और सुबह भी तुम खुद ही मुझसे उलझे थे। इस हिसाब से माफ़ी मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। शिव झुंझलाते हुए, मतलब तुम इन सब का ठीकरा मुझ पर फोड़ना चाहती हो? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शिव को बुरी तरह गुस्सा आ जाता है और वो माही को घूरने लगता है। अर्नब उसे शांत करने को कहता है, और इसी बीच शिव का ध्यान अर्नब पर चला जाता है, और माही इसी बात का फ़ायदा उठाकर जल्दी से नीचे झुककर शिव की बाजू से नीचे से बाहर निकल जाती है और भागती हुई शिव से कहती है, माही, बड़े आए मुझे ना छोड़ने वाले, पहले पकड़ के तो दिखाओ, बुद्धू कहीं के। माही की इस हरकत पर शिव आंखें फाड़े उसे जाते हुए देखता रहता है। अर्नब भी हैरान परेशान उसके पास आता है और शिव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अर्नब भाई, ये किसी दौड़ की मैराथन में भाग लेकर आ चुकी है क्या, जो जब देखो तब भाग जाती है? बुरा मत मानना भाई, पर ये तेरे हाथ नहीं लगने वाली। अलीसा गुस्से में, शिव, अगर फिर से उससे बेइज्जत होना हो गया हो तो घर चलें। पता नहीं तुम्हें उससे बेइज्जत होने में कितना मजा आता है, जो बार बार उसके पास पहुंच जाते हो। अब अगर अक्ल आ गई हो तो उससे दूरी रहना। अलीसा की बात का शिव कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अलीसा सही कह रही थी। हर बार माही के सामने शिव को हारना ही पड़ रहा था। इस समय वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। समय बीतता जाता है, पर शिव और माही की नोकझोंक हर रोज ऐसे ही चलती रहती है। अर्नब और अलीसा शिव को माही से न उलझने की सलाह देते रहते, जिसे शिव मान भी लेता, पर माही के सामने आते ही वो सब कुछ भूलकर फिर से माही से उलझने लग जाता। उधर दिव्या भी अब तक माही की काफ़ी अच्छी सहेली बन गई थी, तो उसे भी शिव और माही की नोकझोंक का पता था। वो भी माही को समझाती थी। माही तो शिव को हमेशा नज़रअंदाजी करती थी, पर जब शिव कुछ बोलता था तो वो भी उससे लड़ने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन माही दिव्या के साथ कैंटीन में गई। उधर शिव और उसके दोस्त भी उसी समय कैंटीन में गए। कैंटीन में काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी होने वाली थी, तो कॉलेज में पढ़ाई नाम मात्र की हो रही थी। ऐसे में वहाँ बैठने के लिए जगह ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद माही को खाली जगह दिखी। माही दिव्या को अपने पीछे आने का बोलकर जल्दी से उस तरफ लपकी, ताकि वो जगह भी न घिर जाए। माही का ध्यान दिव्या की तरफ था और उसने कुर्सी की तरफ बिना देखे ही उसकी पीठ पर हाथ रख दिया, पर उसे अपने हाथ के नीचे किसी के हाथ का एहसास हुआ, तो उसने दिव्या से ध्यान हटाकर सामने देखा, तो वहाँ शिव खड़ा था और माही का हाथ उसी के हाथ के ऊपर था। माही ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और शिव से बोली, माही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिव, कैंटीन में लोग क्या करते हैं? माही, अरे मेरा मतलब है, इस कुर्सी के पास क्या कर रहे हो? शिव, कुर्सी पर लोग क्या करते हैं? माही चिढ़ते हुए, तुम सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते क्या? शिव अपने कंधे उचकाकर, अब जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब होगा ना। माही, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो अब जल्दी से कुर्सी से हाथ हटाओ, मुझे यहाँ बैठना है। शिव, ओ हेलो मैडम, तुम्हें ये टेबल पर रखे खाने के सामान से पता नहीं चल रहा क्या कि ये हमारी जगह है, इसलिए अब तुम कहीं और जाकर बैठो। माही, जब मैंने इस जगह को देखा था तो यहाँ कोई नहीं था, और इसे पहले मैंने देखा है, तो ये जगह मेरी हुई। शिव, ऐसे कैसे कोई भी चीज़ देखने से तुम्हारी हो जाएगी? पहले यहाँ हमने सामान रखा है, तो ये जगह हमारी हुई। फिर मेज पर पड़े बर्गर की तरफ इशारा करते हुए, ऐसे तो तुमने इस बर्गर को भी देख लिया, तो क्या ये तुम्हारा हो गया? फिर खुद की तरफ इशारा करते हुए, ऐसे तो तुम मुझे भी देख रही हो, तो क्या मैं भी तुम्हारा हो गया? माही, अगर मुझे कोई अरबों की दौलत देना तुम्हें अपना बनाने के लिए, मैं तो भी तुम्हें अपना ना बनाऊं। थोड़े समय में तो तुम मेरा दिमाग खराब कर देते हो, और अगर पूरा समय मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ गया तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। शिव, पागल मैं नहीं, तुम मुझे कर दोगी, और फिलहाल तो तुम ये कुर्सी छोड़ो और कहीं और जाकर बैठो। माही, मैं तो यहीं बैठूंगी, तुम कहीं और जाओ। इस तरह दोनों में तू मैं हो जाती है, और इसी के बीच दोनों
वहां पड़ा सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगते हैं। सब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों तो जैसे इस बात से बेखबर हो गए थे कि वो इस समय कॉलेज की कैंटीन में हैं। सामान इधर उधर फेंकने के कारण पूरी कैंटीन गंदी हो गई थी, पर वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उन्हें कैंटीन के दरवाजे से एक रौबदार आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर पूरी कैंटीन में शांति छा गई। जब शिव और माही ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां उनके कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर अवस्थी खड़े थे, जो शिव और माही को गुस्से से घूरते हुए कह रहे थे, मिस्टर अवस्थी, ये सब क्या है? तुम दोनों इस समय कॉलेज में हो, ना कि अपने घर में। वो तो अच्छा हुआ कि एक विद्यार्थी ने आकर मुझे इस बारे में सूचना दे दी, वरना तुम दोनों ने तो इस कैंटीन को जंग का मैदान बना दिया था। अब जल्दी से इसे साफ करो और 15 मिनट के अंदर मुझे मेरे केबिन में मिलो। अगर तुम दोनों 15 मिनट में मेरे केबिन में नहीं पहुंचे तो तुम दोनों का नाम इस कॉलेज से काट दिया जाएगा। फिर कैंटीन के संचालक की ओर देखते हुए, ध्यान रखना इस सफाई में इनकी कोई मदद ना कर पाए। इसके बाद मिस्टर अवस्थी बिना किसी की बात सुने वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही शिव और माही एक बार फिर से लड़ने लगते हैं। माही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर प्रिंसिपल सर ने मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिव, तुम ना हर बात का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ना बंद करो। मैं तो अच्छा खासा अपनी जगह पर बैठकर खाने वाला था, पर तुम्हारी वजह से ना तो मुझे वहां बैठने की जगह मिली और ना ही मैं अपनी पसंद की चीज़ खा पाया, और डांट खानी पड़ी वो अलग। इस तरह एक बार फिर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और अर्नब दोनों को चुप करवाते हुए डांट कर कहता है, अर्नब, बस करो तुम दोनों। भूल गए क्या कि तुम्हें ये सब साफ करके 15 मिनट में सर के केबिन में जाना है? शिव और माही एक साथ उसे घूरते हुए, हमें पता है, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। अर्नब अपने कंधे उचकाकर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इसके बाद शिव और माही जल्दी से पूरी कैंटीन साफ करते हैं और भागते हुए केबिन में जाते हैं। मिस्टर अवस्थी की अनुमति लेकर दोनों अंदर चले जाते हैं। इतनी भाग दौड़ के कारण उन दोनों की सांस फूली हुई थी, जिसे देखकर मिस्टर अवस्थी तंज कसते हुए कहते हैं, मिस्टर अवस्थी, अगर तुम दोनों ने कैंटीन में इतना हंगामा न किया होता तो इस समय तुम दोनों की सांसें नियंत्रित होती। वैसे तुम दोनों के बीच इस महायुद्ध की वजह क्या थी? शिव और माही एक साथ, कुर्सी। मिस्टर अवस्थी हैरानी से, कुर्सी? मतलब साफ साफ बताओ। इस पर शिव ने पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर मिस्टर अवस्थी हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर अवस्थी, मतलब तुम दोनों ने सिर्फ एक कुर्सी के लिए इतना हंगामा कर दिया? तुम दोनों कॉलेज के विद्यार्थी हो, ना कि किंडरगार्टन के, जो इतनी सी बात पर लड़ पड़े। मिस्टर अवस्थी के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर शिव और माही ने थोड़ी राहत की सांस ली, वरना उन्हें तो लगा था कि आज उनकी खैर नहीं। मिस्टर अवस्थी की तरफ से इतने प्यार भरे शब्द से माही का सारा डर छूमंतर हो गया और वो मिस्टर अवस्थी से बोली, माही, भरी कैंटीन में एक खाली कुर्सी की कीमत आप क्या जाने प्रिंसिपल बाबू? माही के मुंह से ये बात सुनकर शिव और मिस्टर अवस्थी मुंह फाड़े उसे देखने लगे। शिव ने उसे अपनी तरफ खींचा और धीरे से उससे कहा, शिव, तुम पागल हो गई हो क्या? प्रिंसिपल सर के सामने ये क्या डायलॉग मार रही हो? इससे पहले कि माही कुछ बोलती, मिस्टर अवस्थी माही से बोले, मिस्टर अवस्थी, वह तुम्हारे इस अभिनय ने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चों को कैंटीन में बैठने में इतनी दिक्कत होती है। मैं एक काम करता हूँ कि आज ही कैंटीन में और कुर्सियाँ लगवा देता हूँ। माही शिव की ओर देखकर विजयी मुस्कान देते हुए, देखो, तुम ऐसे ही डर रहे थे। हमारे सर कितने अच्छे हैं, पल भर में हमारी समस्या का समाधान कर दिया। फिर मिस्टर अवस्थी की ओर देखते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिस्टर अवस्थी माही को घूरते हुए, तुम्हें तंज में और असलियत में कोई फ़र्क नहीं लगता। मैंने ये कॉलेज बच्चों को पढ़ाने के लिए संभाला है, ना कि उन्हें कैंटीन में बिठाकर टाइम पास करवाने के लिए। अगर तुम लोगों के पास इतना ही खाली समय रहता है तो जो कॉलेज में इतनी बड़ी लाइब्रेरी है
वहाँ चले जाया करो, वहाँ इतनी कुर्सियाँ हैं कि किसी को भी कम नहीं पड़ेंगी। तो आज के बाद ऐसे फालतू डायलॉग मुझे मत सुनाना। अब तक जिस माही के मुंह पर बड़ी सी मुस्कान थी, वो मिस्टर अवस्थी के छलनी करने वाले शब्दों से गायब हो गई और माही का मुंह जमीन की तरफ झुक गया। माही की ऐसी हालत देखकर शिव मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपने मन में बोला, शिव, हाय, आज इस नकचड़ी लड़की की ऐसी हालत देखकर दिल को इतना सुकून मिल रहा है कि मन कर रहा है अभी सर को गले लगाकर उनका माथा चूम लूं और उन्हें धन्यवाद दूं। आज तो ये चाहकर भी सर के आगे कुछ नहीं बोल सकती, वरना हमेशा मुझसे जीत जाती है, पर आज खुद हार का मजा चख रही है। सिर्फ अपने ही ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी तंद्रा प्रिंसिपल सर की आवाज़ सुनकर भंग हुई और वो ख्यालों की दुनिया से हकीकत में वापस आया और मिस्टर अवस्थी की बात सुनने लगा। मिस्टर अवस्थी, मुझे मेरे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आप दोनों हर छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हैं और इसीलिए मैंने तय किया है कि मिस्टर अवस्थी उन्हें अपना जो फैसला सुनाते हैं उसे सुनने के बाद शिव और माही हैरान रह जाते हैं और उनसे इस फैसले को वापस लेने के लिए कहते हैं, पर मिस्टर अवस्थी उनकी कोई बात नहीं सुनते और उन्हें केबिन से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। केबिन के बाहर पहले से ही अर्नब, अलीसा और दिव्या उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों को ही ये डर लगता है कि पता नहीं प्रिंसिपल सर उन दोनों को क्या कहेंगे। ये सब सोचते हुए वो तीनों प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े अपने नाखून चबा रहे थे। जब शिव और माही केबिन से बाहर आए तो उन तीनों ने शिव और माही को ऐसे घेर लिया जैसे वो उनसे मुद्दत के बाद मिल रहे हैं। वो तीनों बारी बारी से उन दोनों से पूछने लगे, अलीसा, शिव, प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? अर्नब, तुम दोनों को ज़्यादा डांट तो नहीं पड़ी ना? दिव्या, कहीं प्रिंसिपल सर ने सच में गुस्से में तुम दोनों का नाम तो नहीं काट दिया ना? माही, अरे दिव्या, ऐसा कुछ नहीं है, तू अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। दिव्या, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम दोनों के चेहरे पर ऐसे 12 क्यों बजे हैं? शिव, तुम्हारी सहेली के होते हुए कोई खुश हो सकता है क्या? दिव्या, क्यों, माही ने क्या किया? शिव, प्रिंसिपल सर के सामने लग गई बड़े बड़े डायलॉग मारने। बड़ी आई कहने वाली, भरी कैंटीन में एक खाली कुर्सी की कीमत आप क्या जाने प्रिंसिपल बाबू? अब जान गई क्या कीमत है कुर्सी की? माही, हाँ तो मुझे कौन सा पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सर इतने प्यार से बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि चलो बोल देती हूँ, क्या पता सबकी समस्या का समाधान ही हो जाए। अलीसा उसे घूरते हुए, तुम में दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? अरे वो जितनी भी अच्छे से बात क्यों ना कर लें, हैं तो हमारे प्रिंसिपल ही ना, और तुम उनके आगे ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हें ऐसे तमाशे करने का शौक है तो करती रहो, पर शिव को क्यों मुसीबत में डालती हो? अर्नब माही की ओर देखते हुए, माही, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। माना कि तुम दोनों के बीच नोकझोंक चलती रहती है, पर तुम प्रिंसिपल सर से ऐसे कैसे कह सकती हो? दिव्या, हाँ माही, इस बात में तो मैं भी तेरे साथ नहीं हूँ। शिव, देख लिया तुमने, तुम्हारी खुद की सहेली तक तुम्हारे साथ नहीं है। वो तो शुक्र है कि सर ने इस बात पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वरना पता नहीं क्या होता। अर्नब, अरे अगर सर ने कुछ कहा ही नहीं तो फिर तुम दोनों को हुआ क्या है? माही अपना सर झुकाते हुए, सर ने हमें फ्रेशर पार्टी का प्रबंध करने के लिए कहा है, और वो भी एक साथ मिलकर। अलीसा, अर्नब और दिव्या एक साथ हैरानी से, क्या? शिव उदास होकर, हाँ। अलीसा, अब फ्रेशर पार्टी तो सीनियर्स की तरफ से होगी ना, तो फिर तैयारी भी वही करेंगे, तो ऐसे में तुम दोनों को ये सब करने के लिए क्यों कहा है? शिव, सर को पता चल गया कि हम दोनों की नोकझोंक चलती रहती है, तो बस इसलिए सर ने हमारी कक्षा से संबंधित सारा इंतजाम हम दोनों को करने को कहा है। अलीसा गुस्से में, इसीलिए मैं कहती थी कि इस लड़की से मत उलझा करो। अब तुम्हें शांति मिल गई या अभी भी कुछ बाकी है? सिर्फ झुंझलाते हुए, बस करो अलीसा, एक तो इस बात से मेरा पहले से ही दिमाग खराब है, अब तुम इसे और खराब मत करो। मैं तो माही को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता, पता नहीं इसके साथ मिलकर सारी तैयारी कैसे करूँगा। माही उसे घूरते हुए, तो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए मरी नहीं जा रही, पता नहीं सर ने क्या सोचकर हमें साथ में ये काम करने को दे दिया। अर्नब उन्हें चुप करवाते हुए, अब बस भी करो तुम सब तुम्हें पहले से ही सोचना चाहिए था।
पर नहीं, तुम दोनों ने किसी की सुननी ही कब है। दोनों ऐसे लड़ते रहो जैसे पिछले जन्म के दुश्मन हो। कम से कम अब इस बहस को बंद कर दो, इससे पहले कि सर कुछ और काम दे दे तुम दोनों को। अर्नब की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और फिर शिव और माही एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने दोस्तों के साथ वहां से अपनी कक्षा में चले जाते हैं। कुछ समय बाद मिस्टर अवस्थी उनकी कक्षा में आते हैं और शिव और माही को अपने पास बुलाते हैं। मिस्टर अवस्थी को देखकर ही शिव और माही की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उन दोनों को अपने पास बुलाने के कारण तो बिल्कुल ही डर जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिव, इस नकचड़ी के कारण कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। सर ने मुझे इसके साथ सारी तैयारियां करने को कहा है ना, तो देख लेना ऐसी तैयारियां करूंगा कि दोबारा कभी ये नकचड़ी लड़की मुझसे नहीं उलझेगी। माही, अब सर ने हमें पूरी कक्षा के सामने क्यों खड़ा कर लिया? कहीं सर पूरी कक्षा के सामने तो हमारे बारे में बताना नहीं चाहते। कहाँ तो मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई थी और कहाँ अब मैं इन झमेलों में पड़ गई। अपने अपने ख्यालों में खोए हुए दोनों प्रिंसिपल सर के पास पहुंच गए। मिस्टर अवस्थी ने एक पैनी नज़र उन दोनों पर डाली और फिर पूरी कक्षा के सामने बोलना शुरू किया। मिस्टर अवस्थी, बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि कुछ ही दिनों में तुम सबकी फ्रेशर पार्टी होने वाली है, तो ऐसे में मैंने तय किया है तुम्हारी कक्षा के प्रबंधन का ध्यान शिव और माही रखेंगे। तो जिसने पार्टी में जिस भी गतिविधि में हिस्सा लेना हो तो आज इन्हें अपने नाम लिखवा देना। और हाँ, अपने नाम सोच समझ कर लिखवाना, क्योंकि एक बार लिखे नाम वापस नहीं होंगे। मिस्टर अवस्थी की बात सुनने के बाद शिव और माही राहत की सांस लेते हैं कि चलो शुक्र है मिस्टर अवस्थी ने कक्षा के सामने उनकी पोल नहीं खोली। मिस्टर अवस्थी सबको सूचित करने के बाद वहां से चले जाते हैं। बाकी बच्चे भी शिव और माही के पास आकर अपने नाम लिखवाने के लिए उतावले होने लगते हैं, पर माही का पहले से ही दिमाग खराब हो रखा होता है, तो वो सबसे कहती है, माही, मुझे माफ़ करना, पर मुझे अभी घर जाना होगा, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि हमें इस पार्टी का आयोजन करना है। तो ऐसे में मैंने अभी घर पर इस बारे में बताया नहीं है, तो इसलिए आज मुझे जल्दी घर वापस जाना होगा। आप सब शिव के पास अपने नाम लिखवा दीजिए। फिर शिव की तरफ तिरछी मुस्कान देते हुए, शिव, सबके नाम अच्छे से लिख लेना, मैं कल से तुम्हारी मदद कर दूंगी। इसके बाद माही वहाँ से चली जाती है। दिव्या ने किसी भी चीज में हिस्सा लेना नहीं होता तो वो भी माही के साथ ही चली जाती है और रास्ते में माही से कहती है, दिव्या, माही, तूने शिव को तंग करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है ना? क्योंकि देर से जाने का तो तू अपने घर में फ़ोन करके भी बता सकती थी। कब तक तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहोगे और एक दूसरे को तंग करते रहोगे? माही, जब तक शिव खुद मुझसे उलझना बंद नहीं कर देता, मुझे कोई शौक नहीं है उससे लड़ते रहने का। हर बार वो खुद ही मुझसे उलझने पहुंच जाता है, तो ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद दिव्या कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो समझ जाती है शिव और माही किसी की बात नहीं सुनने वाले। उधर माही के इस तरह सारा काम शिव के ऊपर डाल जाने की वजह से शिव चिढ़ जाता है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वो अलीसा और अर्नब को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अलीसा और अर्नब उसके साथ रुकने के लिए कहते हैं, पर वो उन दोनों को वहाँ से ज़बरदस्ती भेज देता है और फिर सभी विद्यार्थियों के नाम लिखने लग जाता है। सब अपने अपने नाम लिखवा कर वहाँ से चले जाते हैं और शिव वहीं बैठकर सोचने लगता है, शिव, ये माही हर बार मुझसे जीत जाती है, ऐसे में तो इसके इरादे और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। मैं हर बार ऐसा होने नहीं दे सकता, मुझे माही को सबक सिखाना ही पड़ेगा, पर कैसे? शिव सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे माही को सबक सिखा सके। सोचते सोचते उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़ी नामों की सूची पर चला जाता है। उस सूची को देखते ही उसे मिस्टर अवस्थी की बात याद आती है कि एक बार नाम लिखवाने के बाद नाम वापस नहीं लिया जा सकता। ये याद आते ही शिव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है और वो सूची में माही का नाम लिखने के बाद खुद से कहता है, शिव, मिस माही, अब तुम क्या करोगी? कल तुम्हें जब ये तोहफा मिलेगा तो तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी। हा 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 हा। और मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा। अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए शिव भी अपने घर के लिए निकल जाता है
और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।